हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट 2 आ अपन ने पिछली क्लास में आरबीसी के बारे में पढ़ा था। आरबीसी की स्ट्रक्चर कैसे होती है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने इरिथ्रोपोइसिस पढ़ा था कि किसी आरबीसी की स्ट्रक्चर कैसे सिंथेसिस होता है, रेड बोन मैरो में कैसे काम करता है, और अपन ने पिट बाइट और एक ट्रिक भी पढ़ी थी। आज अपन अपना नया टॉपिक पढ़ते हैं और वो है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। पहले याद रखना, एक कंफ्यूज दूर कर लेना, ये हीमोग्लोबिन होता है, ये ग्लोबिन है। ग्लोब्यूलिन अलग चीज होती है। मतलब एक तो होता है ग्लोब्यूलिन, एक तो अपन ने पढ़ा था ग्लोब्यूलिन, और एक होता है ग्लोबिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन होता है प्लाज्मा प्रोटीन, अपन ने पढ़ा था प्लाज्मा प्रोटीन। जबकि ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं हीमोग्लोबिन। होता ये भी एक प्रोटीन ही है। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं हीमोग्लोबिन। क्या पढ़ने वाले हैं? अपना टॉपिक है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, आप सब जानते हो कि हीमोग्लोबिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेल का। वो हीमोग्लोबिन, आरबीसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही उसका गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। O2 को, CO2 को जो एक्सचेंज कराता है वो हीमोग्लोबिन ही कराता है। इसके अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में H भी लिखते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हीम पार्ट, ठीक है, एक पार्ट होता है हीम, और दूसरा पार्ट होता है वो होता है इसका ग्लोबिन। हीम एंड सेकंड पार्ट होता है वो होता है ग्लोबिन। तो इसके दो पार्ट होते हैं, हीम और ग्लोबिन। ठीक है, अपन सबसे पहले जिस पार्ट को देखते हैं वो है आपका हीम पार्ट। कि हीम पार्ट क्या होता है उसको देख ले। सॉरी, पहले आप ग्लोबुलिन को देख लो। ग्लोबिन सिंपल सा है, छोटा सा है, समझ में आ जाएगा जल्दी, है ना। पहला पार्ट है ग्लोबिन। ठीक है, देखो क्या होता है हीमोग्लोबिन में, ये इसका प्रोटीन पार्ट है। क्या है? ये इसका प्रोटीन पार्ट होता है। ये प्रोटीन पार्ट है। एक्चुअली देखो तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, लेकिन प्रोटीन है मेनली, ये प्रोटीन पार्ट होता है। क्या? ग्लोबिन। इसकी हीमोग्लोबिन में चार चेन होती है। यदि अपन एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल देखते हैं तो उसमें चार ग्लोबुलिन की चेन होती है। ऐसे यदि मैं बात करूं तो ये चार ग्लोबुलिन की चेन होती है। ग्लोबिन की एक, दो, तीन, चार, ऐसे चार चेन होती है। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग कलर की बना देता हूं। जैसे ये दो चेन हो गई और आपके दो चेन ये हो गई। ठीक है, मैंने अलग अलग कलर की क्यों बनाई है? क्योंकि इसमें दो तो क्या पाई जाती है, समझना, इसमें दो तो अल्फा ग्लोबिन पाई जाती है। दो चैन तो अल्फा ग्लोबिन की पाई जाती है और दो चैन बीटा ग्लोबिन वाली पाई जाती है। इसलिए अपन कहते हैं कि हीमोग्लोबिन में चार क्या होती है, ग्लोबिन चैन होती है, जिसमें दो अल्फा होती है और दो बीटा होती है। ठीक है, समझ में आया? मैं इसको भी सही तरह लिख देता हूं। दो अल्फा चैन होती है और दो बीटा चैन होती है। इनमें क्या डिफरेंस है? अल्फा और बीटा में क्या क्या डिफरेंस होता है इसको मैं समझाता हूँ। जैसे ये दो अल्फा है ना, और ये दो बीटा चैन। ठीक है, आइडियली समझना है ना। अब अल्फा किन्हें कहते हैं, बीटा किन्हें कहते हैं, इस चीज को भी समझना है ना। ठीक है, अल्फा चैन होती है, इनमें होते हैं 141 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। जबकि बीटा चैन होती है वो 146 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। क्लियर हुई इतनी बात? अल्फा चैन होती है 141 एमिनो एसिड से मिलकर बनती है, जबकि बीटा चैन है वो 146 एमिनो एसिड से मिलकर बनती है। दूसरी बात अपन देखते हैं कि जो अल्फा चैन होती है वो क्रोमोसोम नंबर 16 उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। जबकि बीटा चैन को क्रोमोसोम नंबर 11 है वो रेगुलेट करता है। याद रखना, एक एक उल्टा है, 6 6 ये उल्टा है। ठीक है, ऐसे ये उल्टा है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना कि इसका एक, इसका 11 हो गया, इसमें 6 तो ये 16 हो गया। तो ये अपन ने जनरली देखा कि इसमें चार ग्लोबिन चेन होती है। मैं दोबारा सही तरह लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसकी स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझना, आगे बहुत काम आती है ये। कि अपन ने जो पहला पार्ट देखा इसका, देखना अपन ऐसे लिखते हैं कि अपन ने पहला पार्ट देखा इसका,
ग्लोबिन पार्ट, है ना। तो अपन ने देखा कि ग्लोबिन पार्ट होता है, जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है, इसमें 4 ग्लोबिन की चेन होती है। क्या होती है? 4 ग्लोबिन की चेन होती है, जिसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। अब अल्फा क्या होती है, बीटा क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। अल्फा किन्हें बोलेंगे? जिनमें 141 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है और इनको क्रोमोसोम नंबर कितना, 16 देखता है। क्योंकि बीटा को 146 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है और इनको कौन देखता है, क्रोमोसोम नंबर 11 इनको देखता है। क्लियर हुई? मतलब कि मैं आपको एग्जाम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं अपन यदि, तो ये 2 अल्फा चेन है। क्या है? ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ठीक है। और 2 बीटा चेन हो गई, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है। क्लियर? ये सिंपल ग्लोबिन स्ट्रक्चर हो गई। होता क्या है ये होता है प्रोटीन। क्या होता है? ग्लोबिन प्रोटीन होता है। क्लियर? इसके बाद यदि अपन दूसरी स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो होती है हीम। क्या होता है? हीम पार्ट। ठीक है। तो ये क्या बताता है, हीम पार्ट में क्या बताता है कि जितनी भी ग्लोबिन चेन है, चारों ग्लोबिन चेन, ठीक है, समझना, हीम पार्ट को समझना। तो ग्लोबिन चेन है, जितने भी ग्लोबिन चेन, ईच या एवरी ग्लोबिन चेन है, वो कंसिस्ट ए हीम पार्ट। मतलब चारों ग्लोबिन चेन पे एक एक हीम पार्ट होता है। मैं इसका ऐसे समझा सकता हूँ, एक हीम पार्ट ये, दूसरा हीम पार्ट ये, तीसरा हीम पार्ट ये, चौथा हीम पार्ट ये। तो हर ग्लोबिन चेन पे एक हीम पार्ट पाया जाता है। मतलब कि टोटल 4 हीम पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है। एक आरबीसी में 4 ग्लोबिन चेन होते हैं और चारों ग्लोबिन के साथ एक एक क्या जुड़ा होता है, हीम पार्ट जुड़ा होता है। अब हीम की स्ट्रक्चर कैसी होती है ये भी समझो। हीम में क्या होता है, 4 पोरफायरिन रिंग होती है। ठीक है। यदि अपन हीम मॉलिक्यूल की बात करें, तो इसमें क्या होता है, 4 पोरफायरिन चेन होती है। क्या होती है? पोरफायरिन चेन बोल दो या रिंग पाई जाती है। और उनके सेंटर में एक Fe+2 पाया जाता है। Fe+2 पाया जाता है, याद रखना। ठीक है। मतलब ये है कि जो एक हीम पार्ट है ना, अपन इनको थोड़ा डिटेल में जाके देखते हैं। इस हीम पार्ट को अपन डिटेल में जाके, ये हीम है, ठीक है, इस हीम को अपन डिटेल में जाके देखते हैं तो ये हमको कुछ ऐसा दिखता है। इसमें 4 पोरफायरिन रिंग है। क्या है? 4 पोरफायरिन रिंग है। ठीक है। पहली रिंग ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। ठीक है। और इनके बीच में क्या पाया जाता है, Fe+2 पाया जाता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होती है कि 4 पोरफायरिन रिंग है और उनके बीच में क्या पाया जाता है, Fe+2 पाया जाता है। ये हीम की स्ट्रक्चर है। तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मेन कंटेंट क्या है, Fe+2। तो सबसे पहले मैं दोबारा समझा देता हूं कि एक हीम पार्ट होता है। हीम मॉलिक्यूल क्या होता है कि इसमें 2 अल्फा, ये अल्फा 1, ये अल्फा 2 और 2 बीटा, ये बीटा 1 और ये बीटा 2 रिंग पाई जाती है। सभी रिंग्स के साथ एक एक हीम मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। ठीक है। सभी रिंग्स के साथ एक एक हीम मॉलिक्यूल जुड़ा होता है और हर हीम मॉलिक्यूल को देखते हैं तो इसमें 4 पोरफायरिन रिंग पाई जाती है और बीच में क्या पाया जाता है, Fe+2 पाया जाता है। तो अब आप पूरी स्ट्रक्चर को समझ चुके हो, तो आप मुझे एक चीज बताना कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने ग्लोबिन प्रोटीन है। शॉर्ट में अपन सब देखेंगे कि एक हीमो में कितने ग्लोबिन प्रोटीन हो गए, कितने ग्लोबिन प्रोटीन की चेन होगी, है ना। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा 4 पड़ेगा, 2 अल्फा 2 बीटा। उसके बाद में अपन देखते हैं कि हीम मॉलिक्यूल कितने हैं। क्या? हीम मॉलिक्यूल कितने हैं ये पूरे हीमोग्लोबिन में। तो आंसर आएगा, हर ग्लोबिन चेन के साथ एक हीमोग्लोबिन जुड़ा है, तो इसका आंसर भी होगा 4। ठीक है। इसके बाद में आता है कि आयरन मॉलिक्यूल कितने हैं।
आयरन या Fe+2 के मॉलिक्यूल कितने हो गए? ठीक है, तो आप बताओ एक हीम में एक आयरन होता है तो टोटल हीमोग्लोबिन में कितने आयरन हो गए? आंसर जाएगा 4। ठीक है, अब ये भी याद रखना, एक चीज और बता दूं कि एक आयरन वाला मॉलिक्यूल होता है, एक आयरन होता है, एक आयरन है, एक सॉरी 1 एटम ऑफ आयरन, वो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को क्या करेगा? कैरी करेगा। मतलब कि एक Fe+2 है ना, वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ही क्या करता है? बाइंड करता है। अपने पास कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आयरन है? 4 Fe+2 हैं, तो कितने ऑक्सीजन कैरी होगा? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी हो जाएंगे। तो ये भी याद रखना कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करेगा? तो आंसर जाएगा 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जबकि एटम की बात करें, ये मॉलिक्यूल है, ये भी याद रखना कि यदि मॉलिक्यूल पूछे तो आंसर जाएगा 4 और एटम पूछ ले तो आंसर जाएगा 8, क्योंकि O2 में एक मॉलिक्यूल है, उसमें 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। ठीक है, तो क्लियर अपन ने देखा कि एक हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन प्रोटीन की चेन होती है, एक ही 4 ही मॉलिक्यूल होते हैं और 4 ही Fe+2 मॉलिक्यूल होते हैं, और एक Fe+2 एक ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसलिए अपन ये भी कह सकते हैं कि कितने ऑक्सीजन कैरी कर सकता है एक हीमोग्लोबिन? टोटल 4 ऑक्सीजन को एक हीमोग्लोबिन टोटल कैरी कर सकता है। क्लियर? ये सब अपन ने बात करी एक हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर, है ना। अब हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? आरबीसी के अंदर। तो मैंने एक डाटा और अपन ने पढ़ रखा है पहले कि एक आरबीसी होती है, एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन क्या पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। एक आरबीसी के अंदर इतने हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। और इनका यदि मैं वेट की बात करूं तो वेट बता सकता है कोई क्या होता है? अरे भाई, अपन ने कल एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, MCH, एक टेस्ट पढ़ा था, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। उसमें नहीं बताया था कि 27 to 32 पिकोग्राम पर सेल होता है? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो ये इसका वेट होता है, पिकोग्राम में होता है, पढ़ा ना। अब अपन देखते हैं कि ये अपन ने क्या पढ़ा, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा। अब एक नॉर्मल सी चीज बता दूं कि अपनी बॉडी में कितना आयरन होता है, उसके बारे में और अपन थोड़ा सा देखते हैं। समझना, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, सिंपल आप जितना हो सके। मैं थोड़ा अपन अपर लेवल में जाके बात कर रहे हैं कि आप 4 साल बाद निकल के जब नॉर्सेट का दोगे तो आपको वो कंपटीशन की पढ़ाई बहुत सिंपल लगे, आपको लगे तो सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो अपन देखते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको समझना। इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री भी है, मोल कॉन्सेप्ट को भी समझना कि देखो एक हीमोग्लोबिन होता है, उसका मोलर वेट यदि अपन देखते हैं तो कितना होता है? वो यार का 64,500 होता है। AMU बोल सकते हो इसको। ठीक है, एटम मास यूनिट। ये इसका क्या होता है? एक हीमोग्लोबिन का ये क्या होता है? मोलिकुलर वेट होता है। ठीक है, यदि वही मैं बात करूं कि एक Fe+2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो याद रखना ये आइडियली 55 AMU के करीब निकलता है। कितना होता है? 55 AMU के करीब होता है। यदि मैं अब याद रखो कि एक हीमोग्लोबिन में कितने Fe+2 होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि हीमोग्लोबिन का वेट कितना है? 64,500। भाई है तो 1 मोल, और 1 मोल में AMU है, और 1 मोल में कितने Fe+2 हैं? 4। तो इसका एटॉमिक वेट तो सेम होगा ना। ये मोल कंसेप्ट है कि दोनों के यदि मोल सेम होते हैं तो उनका एटॉमिक वेट सेम होता है ना। तो 4 Fe+2 का कितना हो जाता है? 255 हो जाएगा टोटल, है ना। यदि अपन ये 55 पॉइंट समथिंग होता है। तो यदि अपन 4 मॉलिक्यूल का देखें तो मतलब कि 64,500 वेट यदि हीमोग्लोबिन है तो उसमें आयरन कितना होगा? 225 उसमें क्या होगा? आयरन होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि यदि 64,500 ग्राम मेरे पास हीमोग्लोबिन होता है तो उसमें 225 ग्राम मुझे क्या मिलेगा? आयरन देखने को मिलेगा। ये पूरी यूनिवर्सल ट्रूथ निकल के आता है। ये क्या है? मोल कॉन्सेप्ट से आता है ये चीज। ठीक है, अब यदि अपन ये देखना चाहें
कि यदि मेरे पास 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो उसमें आयरन कितना होगा, तो सिंपल सी बात है 225 अपॉन 64,500। ठीक है, तो ये 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में, तो अपन यहां लिख सकते हैं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होगा। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.00348 ग्राम। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 3.48 मिलीग्राम आयरन होता है। ठीक है, डायरेक्ट अपन को बुक्स में ये लिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको प्रूफ कर दिया, बुक्स में डायरेक्ट लिख रखा है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, उसमें 3.48 मिलीग्राम क्या होता है, आयरन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, हर एमसीक्यू नोट सेट में भी ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। ठीक है, क्या कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 3.48 मिलीग्राम आयरन होता है। कैसे होता है मैंने बता दिया कि एक हीमोग्लोबिन का, 1 मोल हीमोग्लोबिन का जो मोलर वेट है वो इतना होता है, तो 4 Fe+2 का इतना होता है। तो मतलब कि इतना हीमोग्लोबिन है, 64,500 ग्राम मेरे पास हीमोग्लोबिन है, तो उसमें 225 ग्राम Fe+2 होगा। क्लियर हुई इतनी बात। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में इतना क्या होगा, Fe+2 होगा। तो इस तरह निकाला कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 3.48 क्या होता है, Fe+2 होता है। क्लियर। आगे इसका यूज क्या है, एक क्वेश्चन और नोट सेट में आया था वो समझो कि इसमें क्या रखा है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन कितना होता है, 3.48 मिलीग्राम उसमें क्या होता है, आयरन होता है। क्लियर है बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 100 ml मैं भी पूछना चाहूं कि क्वेश्चन अपना ये है कि 100 ml ब्लड में कितना आपके पास आयरन होता है, तो ये भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। आपको पता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में इतना आयरन है। ठीक है, आप आइडिया लगाओ कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है। मैंने कल भी देखा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल की अपन बात करें तो मेल में ये लेवल क्या होता है, 14 to 18 ग्राम पर डीएल, जबकि अपन फीमेल में बात करें तो ये होता है 12 to 16 ग्राम पर डीएल। बताओ ये होता है नहीं होता। ठीक है, यदि अपन एक एवरेज चल लें तो एवरेज अपन ले सकते हैं दोनों में 15 ग्राम पर डीएल। डीएल मतलब ये आप समझते हो कि 15 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, मतलब कि 100 ml ब्लड में 15 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। आपको पता है 1 ग्राम में कितना आयरन है, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन कितना हो जाएगा, तो आपको कर सकते हो 3.48 इंटू 15। ठीक है, तो ये आता है लगभग आपका 50 mg। ठीक है, और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन इक्वल टू 100 ml में होता है। तो 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड की बात करें तो कितना आयरन हो गया, 100 ml ब्लड में कितना आयरन हो गया, 15 मिलीग्राम। ठीक है, 100 ml ब्लड में 15 मिलीग्राम क्या हो गया, आयरन हो गया। अपनी बॉडी में कितना ब्लड होता है, इसी तरह आप निकाल सकते हो 1 लीटर ब्लड में कितना हो सकता है, कितने में पूछ ले आपसे। 1 लीटर ब्लड में 500 mg होता है। 5 लीटर में कितना हो गया, 5 लीटर ब्लड जो अपनी टोटल बॉडी में होता है ऑलमोस्ट, तो आप कह सकते हो कि 2.5 से 3.5 ग्राम हमारे पास आयरन होता है। अपनी बॉडी में 2.5 से 3.5 ग्राम तक आयरन ब्लड में पाया जाता है। ये ब्लड में आयरन होता है उसका बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अपने थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे देखी, ना भी याद हो तो ठीक है, पर ये 2 फैक्ट याद रखना, रख सको तो एक तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे आया वो मैंने कैलकुलेट कर दिया, और एक ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप इसको कैलकुलेट, इन दोनों को याद कर लो, रट सकते हो, तो आपको जरूरत नहीं है और सब कुछ उतना कैलकुलेटिव, पर एक बार आपको आना चाहिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा मोर कॉन्सेप्ट से है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात, क्लियर इतनी बात। अब अपने पास एक चीज और आती है कि अपन ने मेन चीज देखा कि हीमोग्लोबिन, मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन का मेन पार्ट होता है, यदि हीमोग्लोबिन का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या है, तो वो Fe+2 है। ठीक है, यदि Fe+2 आपके बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में है तो वो हीमोग्लोबिन उतनी अच्छी क्वालिटी का होने वाला है। लेकिन मेनली जो ऑक्सीजन बाइंड होती है ना, वो इसी आयरन से होती है।
ठीक है। और ये भी मैंने अपने कल देखा था कि आयरन का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में कहां से होता है? आयरन का एब्जॉर्प्शन अपनी बॉडी में होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूोडेनम या जेजुनम से होता है, ठीक है। ड्यूोडेनम से होगा या जेजुनम में होगा और वहां से ब्लड में आता है, ठीक है। और ये स्टोर कहां होता है? ये स्टोर होता है लिवर में जाके। और ब्लड से लिवर तक कौन सा प्रोटीन इसको ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसफेरिन प्रोटीन। क्लियर है बात? ट्रांसफेरिन प्रोटीन इसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो इतना अपन ने पढ़ा हीमोग्लोबिन के बारे में, नॉर्मल पढ़ा, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन ने हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को पढ़ा कि इसमें ग्लोबिन पार्ट होता है, हीम पार्ट होता है। फिर अपन ने ये देखा कि 100 ml में 50 mg क्या पाया जाता? आयरन पाया जाता है, ठीक है। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक अपना, आप हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार ये पूछा जाता है इस क्वेश्चन। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और इसके ऊपर आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है ना, मतलब कि 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है। इसको स्टार्टिंग से समझते हैं और एक एक चीज को अपन समझते हैं, बहुत बारीकी से समझते हैं। आपको अपन ने शुरू में देखा था कि जो आरबीसी का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। कैसे? क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के अंदर एक Fe+2 पाया जाता है, ठीक है। ये एक Fe+2 एक ऑक्सीजन को क्या करता है? बाइंड करता है। ये एक Fe+2 एक ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो एक हीमोग्लोबिन है वो, अब हीमोग्लोबिन में आपको पता है 4 Fe+2 पाए जाते हैं, तो 4 ही ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? आपके अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और 4 ऑक्सीजन को इसके साथ वो जुड़ के क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो फॉर्मूला क्या बन गया? HbO2 तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और आपकी बॉडी का 97% ऑफ हीमोग्लोबिन इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। 97% ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होगा। रिमेन 3% है, जो रिमेन 3% ऑक्सीजन है वो डिजोल्व होती है प्लाज्मा में, वो प्लाज्मा में डिजोल्व स्टेट में होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मेन काम क्या है आरबीसी का? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। और उसमें मेन काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। मैं दोबारा आपको समझा देता हूं, ये सब तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अब अपन शॉर्ट में मैं बताऊं कि आपकी बॉडी में आरबीसी होती है, वो क्या करती है? ऑक्सीजन कैरी करती है, ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 Fe+2 होते हैं और 4 Fe+2 बाइंड करेंगे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, तो क्या बनता है? हीमोग्लोबिन प्लस 4 ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन O2 और इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। 97% ऑफ ऑक्सीजन को ये कैरी करता है, बाकी 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। क्लियर? लेकिन क्या होता है, यदि ऐसे ब्लड कैरी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इनकी रिएक्शन, इन दोनों को, हीमोग्लोबिन को और ऑक्सीजन को जोड़े रखने के लिए भी बहुत कंडीशंस काम आती है, ठीक है। यदि मान लो कुछ कंडीशंस मैं ऐसे बताऊंगा जिसमें ये बॉन्ड कमजोर हो जाता है और ये अलग अलग हो जाता है, तो क्या ऑक्सीजन अकेली ट्रेवल कर सकती है आपकी बॉडी में हर टिश्यू तक? यदि मैं ऑक्सीजन डाल देता हूँ, आप समझो कि यदि मैं ऑक्सीजन का चैम्बर लगा के ऑक्सीजन सप्लाई देके आपकी बॉडी में ऑक्सीजन दे देता हूँ, ठीक है, मास्क लगा के मैं आपकी बॉडी में ऑक्सीजन दे देता हूँ, और आपकी बॉडी की हीमोग्लोबिन काम की नहीं है, तो क्या वो ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंच सकती है? क्या नहीं।
वो ऑक्सीजन कोई काम की नहीं है। ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाने का काम है वो हीमोग्लोबिन का है। वो किसका है? हीमोग्लोबिन का है। और हीमोग्लोबिन को तक ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचेगी, उसके लिए ये बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। क्या? ये बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। यदि मैं कुछ कंडीशन बताऊंगा जिसमें ये बॉन्ड बहुत अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरह ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां ये बॉन्ड बहुत वीक हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है, तो उस कंडीशन में अपन कहते हैं कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। आप एक बहुत रूटीन चीज देखते हो, एसपीओ2 होता है, अपन बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, इस चीज को बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या है ये सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन? देखते हैं कि spo2 डाउन हो रहा है। यदि कहते हैं कि spo2 नॉर्मल spo2 मानते हैं 96 से ऊपर, यदि ये कहा जाता है 92 तक चल जाता है तो अपन कहते हैं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ये अब इतना अच्छा नहीं है। यदि ये कहते हैं कि ये फिर 87 88 तक चल जाता है तो अपन नोटिफाई टू डॉक्टर, डॉक्टर को नोटिफाई करो कि अब दिक्कत हो गई है, अब तैयारी हो जाओ। और यदि 70 से कम चलेगा तो डेथ हो जाती है। ठीक है, ये डेथ बोल देते हैं 70 से कम चले गया, और ये 87 से नीचे चले गया तो आपको इंट्यूबेशन ये करना होता है। क्या करना होता है? इंट्यूबेशन करना होता है। बहुत कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है ये। एसपीओ2 मॉनिटर में हरदम आता है। आईसीयू में आप ड्यूटी करोगे तो आपको देखना होगा एसपीओ2 मॉनिटर करते रहो। एसपीओ2 होता क्या है? एसपीओ2 ये होता है कि आपकी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन ये होता है, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन विच बाइंड विद ऑक्सीजन। यदि मेरी बॉडी में 100 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं, यदि मेरी बॉडी में 100 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं तो उसमें से 98 मॉलिक्यूल ही ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन से बाइंड हो रहे हैं, तो मेरा सैचुरेशन 98% आएगा। मेरा सैचुरेशन 96% आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी में यदि 100 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं उसमें से 96 ही मॉलिक्यूल इतने कैपेबल है जो ऑक्सीजन को कैरी करा रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल काम के नहीं है। ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन ये बॉन्ड नहीं बना पाता, उन कंडीशंस में आपका spo2 फॉल होगा, spo2 फॉल होगा। और ये आपको वेंटिलेटर पे देना पड़ता है अपन को, पेशेंट को। अपन पेशेंट के अंदर और ऑक्सीजन देते हैं कि भाई कुछ भी करके ये बॉन्ड बढ़ाओ। भाई दो ही चीज होती है अपने पास, Hb ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड है ना। अब क्या होता है कि इनका बॉन्ड सही तरह है कि आपकी बॉडी में 100 हीमोग्लोबिन है और उनमें से अपन ने मान लिया कि 99 हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं, मतलब कि आपके अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन है, ये सफिशिएंट हीमोग्लोबिन इतने कैपेबल है। कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, आपको आगे जाके मैं कंडीशन बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशन है। कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं जिसमें से आपका spo2 92 ही रह गया या 90 रह गया। इसका मतलब ये है कि 100 में से 90 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन को बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, खतरनाक हो गया। थोड़ी देर बाद देखा तो ये सैचुरेशन 80 हो गया। इसका मतलब ये है कि अब आपकी बॉडी में कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि अब 100 में से 80 हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन से बाइंड कर रहे हैं। तो अपने पास क्या इलाज रह गया? अपने पास दो इलाज रह गए बेटा, कि या तो आप ऑक्सीजन को बढ़ा दो, ऑक्सीजन इतना कर दो कि हीमोग्लोबिन कहीं रह ना सके, वो बढ़ जाए, या तो ऑक्सीजन को बढ़ा दो। ठीक है, दो अपन किससे करते हैं? इंट्यूबेशन करके बढ़ाते हैं, या अपन वेंटी पे रख के बढ़ाते हैं, या अपन ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं, या फिर हीमोग्लोबिन बढ़ाओ। और हीमोग्लोबिन बढ़ाने का अपने पास कोई इतना तरीका नहीं होता, इसका एक ही तरीका है कि PRBC ट्रांसफ्यूज करो। जो भी इतना फायदा नहीं होता हीमोग्लोबिन बढ़ाने का, तुरंत नहीं बढ़ता हीमोग्लोबिन, पता है आपको। एनीमिया में spo2 गिरने का रीजन यही होता कि हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया में कम होता है, तो अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं। यदि कारण ये ऑक्सीजन नहीं जुड़ पा रहा तो ऑक्सीजन कम है, कारण यदि ऑक्सीजन की कमी है तो अपन बाहर से ऑक्सीजन देते हैं। अब अपन बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो इस spo2 को गिराती हैं या जो इस बॉन्डिंग को कमजोर करती हैं, कम करती हैं। तो इस चीज को समझने के लिए अपन एक कर्व पढ़ते हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको आप छोटी क्लास में भी आराम से पढ़ते हो, इसको अपन अच्छी तरह यहाँ पे समझते हैं। एक अपन कर्व बनाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा बनाता हूं, ये मैं नीचे वाला लाइन खींच देता हूं।
यानी ऊपर वाला लाइन। क्लियर है बात? ये अपन ने देखा। इसमें इस पार्ट पे जो बताया जाता है वो बताया जाता है PO2 कि आपकी बॉडी में कितना ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का अमाउंट बताते हैं। PO2 मैंने नॉर्मल पहले ही बताया कि PO2 का मतलब होता है कि आपके अंदर ऑक्सीजन है वो कितना प्रेशर क्रिएट करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यदि ब्लड में ऑक्सीजन मिली है तो ऑक्सीजन की वजह से कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, PO2 बोलते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 80 to 100 mm of Hg। अब ये बात क्लियर है, आप एक चीज समझो, यदि मेरा PO2 मान लो 70 आ रहा है, मेरा PO2 70 आ रहा है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम है, जब तो कम प्रेशर हो रहा है। यदि मैं एक क्लास में 100 बच्चे बैठा देता हूं तो क्लास का वजन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं 40 ही बच्चे बैठाऊंगा तो वजन कम है, और यदि मैं 200 बच्चे बैठाऊंगा तो और भी ज्यादा वजन हो जाएगा। तो यही अपन कहते हैं कि यदि आपकी बॉडी में यदि किसी ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, कम है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। ठीक है, यदि 150 आ रहा है मेरा, मतलब कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। भाई ऑक्सीजन ज्यादा है कम है, इसको कैसे मेजर करेंगे? इसको मेजर करने का एक ही तरीका रह जाता है कि आप उसका PO2 प्रेशर मेजर कर लो। ठीक है, तो PO2 मेजर कैसे किया जाता है? आप ABG कर लो पेशेंट में, ABG में सबसे ऊपर क्या आता है, PO2 आता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 80 to 100 होती है। ठीक है, तो PO2 एक्चुअली में बताता है कि आपकी बॉडी में कितना ऑक्सीजन है। ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन है तो PO2 ज्यादा हो जाएगा, कम ऑक्सीजन है तो PO2 कम हो गया। कम है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? आप उसको वेंटिलेटर लगा दो, आप उस पेशेंट को मास्क लगा दो, बढ़ जाएगा। दूसरा, इस पार्ट पे अपन क्या पढ़ते हैं? इस पार्ट पे अपन पढ़ रहे हैं SpO2। SpO2 मैं आपको पहले ही समझा चुका कि SpO2 ये होता है कि भाई कितना परसेंटेज हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। ठीक है, यदि 90 है इसका मतलब 100 में से 90 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ही ऐसे हैं, 100 में से 90 हीमोग्लोबिन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर रहे हैं और ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि नॉर्मल इनका कर्व कैसा होता है। नॉर्मल ये कर्व ऐसा सिग्मोइड होता है, कैसा होता है? ये सिग्मोइड शेप का होता है नॉर्मल का। ठीक है, ये ऑप्टिमम कंडीशन है। ऑप्टिमम कंडीशन पे ऐसा होता है कि नॉर्मल इसकी जो वैल्यू होती है ऑप्टिमम कंडीशंस की है। ठीक है, कि नॉर्मल PO2 रहता है, इतना PO2 है, उस पे इतना SpO2 नॉर्मल बना हुआ है, ये आप समझ लो। इसकी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज मैंने बता दिया कि यदि आपका 80 to 100 आपका PO2 है तो उसके 100% या 96 से 100% तक आपका क्या मेंटेन रहेगा? सैचुरेशन मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये इसका नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये राइट साइड आप जानते हो, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब मेरा कर्व थोड़ा ऐसे चले गया, समझो कुछ कंडीशंस ऐसी हुई हैं कि कर्व थोड़ा नीचे चले गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने PO2 तो बढ़ा रहा हूं। यदि कर्व नीचे चले गया इसका मतलब क्या है कि मैं PO2 तो बढ़ा रहा हूं, PO2 तो मैं बढ़ा रहा हूं, लेकिन SpO2 नहीं बढ़ रहा। देखो नीचे ही रह गया ना, ये ऊपर हट ही नहीं रहा। अब इस कंडीशन ऐसी होती है कि PO2 इतना ही है, जितना PO2 इस पे था, जितना PO2 इसमें था। ठीक है, और इसमें भी उसने SpO2 अचीव कर रहा था नॉर्मल। क्लियर? अब मैंने PO2 है, इतने ही PO2 पे ये SpO2 कम हो गया, इतने ही PO2 पे जो ये SpO2 है वो कम हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं कि अब आपके अंदर बुरी कंडीशंस पैदा हो गई। अब जो बॉन्डिंग है वो वीक बॉन्डिंग है। ठीक है, अपन कह सकते हैं वीक बॉन्डिंग बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बॉन्डिंग है वो वीक हो गई है, इसको बोलते हैं कर्व शिफ्ट टू राइट। कर्व राइट में शिफ्ट हो गया है और ये बैड कंडीशन है। ये क्या है? बुरी चीज है, बैड कंडीशन है। ठीक है, कि हम ऑक्सीजन भी दे रहे हैं और मतलब कि कहीं ना कहीं आपका हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं हो रहा, SpO2 आपका क्या आ रहा है? कम आ रहा है। ठीक है, SpO2 कम आ रहा है, इसका मतलब कि आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्या नहीं हो रहा? बाइंड नहीं हो रहा पूरी तरह। और ये किन किन कंडीशंस में होता है? कर्व शिफ्ट टू राइट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है
फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। बड़े बड़े लोगों को ये, मेरे को लगता है किसी को बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आता, हमको समझने में 4 साल लग गए इसको, तो आपको 1 मिनट में तो समझ में नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी इसका एक निमोनिक है, और निमोनिक है कैडेट। क्या है? कैडेट। या और भी अच्छा निमोनिक बता देता हूं मैं आपको, डेट। आप याद रखो, डेट। ठीक है, DATE और आगे C और लगा दो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले देखते हैं PCO2 इंक्रीज। यदि आपकी बॉडी में CO2 इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो CO2 को तो अपन बुरा मानते हैं ना। एक्चुअली ये होता है कि नॉर्मल क्या होता है कि ऑक्सीजन तो गैस के अंदर जाता है और CO2 उससे आउट होता है। ठीक है, CO2 वेस्ट है तो CO2 को बाहर करता है। ठीक है, अब आपकी बॉडी में जो नॉर्मल CO2 का जो प्रेशर अपन मानते हैं वो मतलब 35 से 45 mm मानते हैं। यदि ये 50 से ऊपर भी चल जाता है ना तो बहुत दिक्कत होती है, पेशेंट को तुरंत वेंटिलेटर पे लेना होता है। तो CO2 यदि बढ़ गया तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की जो बॉन्डिंग जो ऑक्सीजन के साथ रहती है, यदि वो 10 गुना है, यदि वो 1 गुना है, तो हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग CO2 के साथ होगी वो 44 गुना होगी। ठीक है, और यदि वही मोनोऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ये कहीं वही 40 गुना होगी, 400 गुना। तो आप समझ जाओ कि यदि हीमोग्लोबिन CO2 बढ़ गया, यदि PCO2 बढ़ गया तो ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्डिंग वीक होनी है। इसलिए अपन एबीजी में दोनों प्रेशर देखते हैं। यदि आप एबीजी करते हो पेशेंट का तो उसमें PO2 भी देखा जाता है और PCO2 भी देखा जाता है। यदि PCO2 बढ़ गया ना तो बहुत चिंता की बात है कि PCO2 बढ़ गया ना तो SpO2 बहुत जल्दी फॉल होता है। कि अब आप क्या करो, आप ऑक्सीजन दे के ही आप उसका वो बढ़ा लो। PCO2 बढ़ गया तो आप ऑक्सीजन का प्रेशर भी बढ़ा लो और आप SpO2 मेंटेन कर सकते हो। लेकिन यदि आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो, PCO2 बढ़ गया ना तो SpO2 बहुत जल्दी फॉल होगा। पेशेंट को तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा? वेंटिलेट करना पड़ेगा, मतलब इंट्यूबेट करना पड़ेगा। दूसरी बात, टी मतलब होता है, दूसरा बात है अपन डायरेक्ट फिर आते हैं एसिडोसिस। अब एसिडोसिस क्या होता है? आपकी बॉडी का नॉर्मल पीएच कितना होता है? यदि अपन पीएच, नॉर्मल पीएच देखते हैं ब्लड का, अपन ने पहले भी देखा है कि ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है वो 7.35 से 7.45 होता है। यदि आपका पीएच 7.35 से कम जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस। ठीक है, और यदि 7.45 से ज्यादा जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एल्कलोसिस। ठीक है, तो ये होता है। अब ये चीज मान लो, यदि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब अपन पढ़ रहे थे एसिड बेस इंबैलेंस, तब भी बताया था यदि ऑक्सीजन बढ़ता है तो उस कंडीशन में एल्कलोसिस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को अपन एल्कलाइन मानते हैं जबकि CO2 को अपन एसिडिक मानते हैं। क्या मानते हैं? एसिडिक मानते हैं। तो यदि CO2 बढ़ रहा है तो एसिडोसिस होता है, तो CO2 एसिड की तरह काम करती है। अब मान लो यदि आपकी बॉडी में CO2 बढ़ गया तो बॉडी का पीएच भी कम होना डेफिनेटली है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, है ना। तो यहाँ पे एसिडोसिस की कंडीशन में भी आप कैसे ही बोल दो, एसिडोसिस की कंडीशन में भी आपका कर्व राइट में शिफ्ट होगा, मतलब कि बुरी कंडीशन आएगी। राइट का मतलब यहाँ सही नहीं है, राइट का मतलब है यहाँ बुरी चीज, बैड। जनरली राइट मतलब सही होता है लेकिन यह बुरी चीज। ठीक है, टी मतलब होता है टेम्परेचर। अब समझो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, इसको भी मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे जनरली मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? समझना इस चीज को, कभी आप फील भी करना इस चीज को। जब आप आईसीयू में काम करोगे 4-5 साल बाद तो आप ये चीज बहुत अच्छी तरह फील करोगे कि जब पेशेंट का SpO2 कम होता है, जब पेशेंट का CO2 बढ़ता है, एसिडोसिस बढ़ता है, तो उसका टेम्परेचर में माइनर सा इंक्रीमेंट होता है। माइनर सा इंक्रीमेंट होगा, बहुत ज्यादा फीवर नहीं आएगा लेकिन उसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि Hb और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। जनरली देखा जाता है यहाँ पे Hb और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। अब ये समझो कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन विच एमिट एनर्जी। ऐसी रिएक्शन जो एनर्जी या हीट को एमिट करती है या उनको बाहर निकालती है। तब हीट बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना।
यही मैं कह रहा हूं। और डी मतलब क्या होता है? डी मतलब आपको समझो है 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरीन, ठीक है, ये होता है 2,3 डाइफॉस। तो ये मॉलिक्यूल होता है 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। मैं लिख देता हूँ 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, है ना। इसमें क्या होता है, ये ऐसा प्रोटीन है, ये भी क्या होता है, प्रोटीन होता है जो कि जैसे मान लो कि ये आपका ब्लड है और यहाँ पे आपका टिश्यू है, तो हीमोग्लोबिन जब इसके साथ आ रहा है तो यहाँ जाके हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को अलग भी तो होगा, टिश्यू लेवल पे जाकर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग भी तो होना होता है। ये तो ना कि टिश्यू हीमोग्लोबिन के साथ एब्जॉर्ब कर लेगा। जब टिश्यू पे हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंच गया तो टिश्यू के लेवल पे ऑक्सीजन को अलग होना पड़ेगा, टिश्यू को तो ऑक्सीजन चाहिए ओनली, हीमोग्लोबिन थोड़ी ना। तो उस जगह ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का अलग अलग होना चाहिए। और उसको अलग अलग कौन करता है? एक मॉलिक्यूल आता है, प्रोटीन आता है 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, उनको अलग करता है टिश्यू लेवल पे। लेकिन यदि इसका लेवल बढ़ गया, यदि आपकी बॉडी में इसका लेवल बढ़ गया तो एबनॉर्मली उसका ब्रेकडाउन भी बढ़ जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, टिश्यू लेवल पे नहीं, ब्लड में ही अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी कहते हैं कि यदि 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट का लेवल बढ़ जाता है ना, तो भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन बढ़ जाता है। और ई मतलब होता है एक्सरसाइज, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी में CO2 इतनी ज्यादा नहीं निकल पाती, ऐसा कहा जाता है। तो उस कंडीशन में भी आपका कहीं ना कहीं थोड़ी सांस फूलने लगती है। आप देखते हो तो बहुत ज्यादा भाग लेते हो तो आपकी सांस फूलने लग जाती है, क्यों? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, CO2 बढ़ जाता है, एसिडोसिस हो जाता है, उस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपको SpO2 थोड़ा गिर जाता है ना। तो ये कंडीशन अपन पढ़ते हैं कि किन किन कंडीशन में कर्व है वो राइट में शिफ्ट होता है। तो ये कहते हैं कि एक कंडीशन है जिसमें राइट शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें आपको सिंपल सा निमोनिक क्या लगाना है? कैडेट। क्या लगाना है? CADET, या तो आप ऐसे बोल दो या इसको ऐसे बोल दो। कैसे बोल दो? डेट सी, ठीक है, ज्यादा सिंपल डेट सी होगा, कैडेट से ज्यादा ना। D4 को 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट है जो टिश्यू पे जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ता है नॉर्मली, लेकिन इसका लेवल बढ़ गया तो वो नॉर्मल एबनॉर्मली उनको ब्रेक डाउन करने लगेगा ब्लड में, ठीक है। ए मतलब एसिडोसिस, क्योंकि CO2 बढ़ेगा तो एसिडोसिस होगा, जब ये दोनों ब्रेक डाउन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और एक्सरसाइज। ये इसका है कि इन कंडीशंस में आपका कर्व है वो राइट में शिफ्ट होता है, बुरी चीज है। लेकिन लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो वो तो अच्छी चीज हो जाएगी। हाँ, यदि आप कुछ कंडीशंस ऐसी क्रिएट हो जाए कि कर्व है लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए, तो आप देखना कि यदि ये कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो गया तो मतलब कि बहुत कम ऑक्सीजन दिया है। आप ये देखो कि मैंने बहुत कम ऑक्सीजन दिया है, उसमें भी SpO2 बढ़ गया, ठीक है, कम ऑक्सीजन में भी SpO2 बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट, ठीक है। और इस लेफ्ट में कब शिफ्ट होगा? एक तो फीटल हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन फीटल होता है, जो बालकों का हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छी कैरिंग कैपेसिटी रखता है, तो मतलब कि कम प्रेशर में कम ऑक्सीजन होगा तो भी वो कैरी कर जाएगा, ठीक है। एक तो बालकों का हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ उसकी कैपेसिटी अच्छी होती है अडल्ट वाले हीमोग्लोबिन के कंपेयर में, है ना। अडल्ट वाले हीमोग्लोबिन को 80 से 100 प्रेशर चाहिए होता है, यदि बालकों का हीमोग्लोबिन फीटस है तो उसमें इतना नहीं चाहिए, उसमें 2 अल्फा 2 बीटा नहीं होता, उसमें 2 अल्फा 2 गामा होता है चेन। अपने 2 अल्फा 2 बीटा चेन पड़ी है ना, उसमें 2 अल्फा 2 गामा होता है, जिसकी ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है। दूसरी अपन ने देखा एसिडोसिस में राइट में शिफ्ट हो रहा है, तो एल्कलोसिस में लेफ्ट में शिफ्ट होगा। एल्कलोसिस कब होगा? जब PO2 बढ़ेगा, जब PO2 बढ़ेगा मतलब कि PCO2 कम होगा, ठीक है, PCO2 कम होगा या PO2 बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, ये भी अगर बॉन्ड बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम होगा। तो इन कंडीशंस में आपकी क्या होता है? कर्व राइट में शिफ्ट होता है। तो अपन जनरली देखें कि कर्व किन किन के बीच में बनता है। पहली चीज तो ये पूछते हैं किन किन के बीच में बनता है, तो SpO2 एंड PO2 के बीच में बनता है, ठीक है। अब शिफ्टिंग देखते हैं इसकी, शिफ्टिंग तो 2 शिफ्टिंग अपन को देखने को मिलती है, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। एक आपको देखने को मिलती है राइट और दूसरी अपन को देखने को मिलती है लेफ्ट, ठीक है। तो 2 शिफ्टिंग देखने को मिलती है राइट और लेफ्ट,
अब समझो राइट में कब कब, राइट मतलब क्या है, बैड है, मतलब बुरी चीज है कि हम ज्यादा ऑक्सीजन देंगे तब भी SpO2 कम होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, राइट। जबकि लेफ्ट क्या होता है, कम ऑक्सीजन देंगे जब भी ज्यादा बाइंडिंग होगी, तो ये गुड होता है, अच्छी चीज। ठीक है, अब ये किन किन कंडीशंस में देखने को मिलता है समझो। तो इसके लिए अपन ने निमोनिक तैयार किया था क्या, डेट, या कैडेट से क्या एक सीक्वेंस बन जाता है समझाने का ना, तो मैं कैडेट ही लिख रहा हूं, CADET। ठीक है, C4 क्या था कि PCO2 बढ़ गया, PCO2 सॉरी, PCO2 या CO2 है उसका अमाउंट बढ़ गया। ठीक है, A मतलब होता है एसिडोसिस, जब CO2 बढ़ेगा तो एसिडोसिस ही होगा ना, CO2 बढ़ेगा तो एसिडोसिस ही होगा। D मतलब क्या होता है, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट का लेवल बढ़ जाना, ये टिश्यू से पहले ही यदि लेवल बढ़ गया, एक ऑप्टिमम लेवल है, तो उसका मतलब है कि टिश्यू के लेवल पे जाके ही ऑक्सी और हीमोग्लोबिन अलग अलग होंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा। लेकिन इसका लेवल बढ़ गया तो ये टिश्यू से पहले ही टूटने लग जाता है, टिश्यू पे पहुंचने से पहले ही ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाते हैं, प्रोटीन होता है ये भी। ई मतलब एक्सरसाइज, ठीक है, और टी मतलब कि टेम्परेचर बढ़ता है। रेशनल सबका मैंने बता दिया। जबकि लेफ्ट में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट में इसका जस्ट अपोजिट होगा, मतलब कि PCO2 का लेवल कम होगा और PO2 का लेवल बढ़ेगा, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे एसिडोसिस हो रहा था क्योंकि यहाँ पे CO2 बढ़ रहा था, CO2 एक एसिडिक है, यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ रहा है, मतलब कि एल्कलोसिस होगा। क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। तीसरी बात, इसका मतलब नहीं है, इसकी जगह यहाँ पे हीमोग्लोबिन फीटस का फैक्टर लिख देते हैं कि हीमोग्लोबिन फीटल वाला हीमोग्लोबिन होता है तो वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। बालकों का फीटस आपको बताऊंगा कि हीमोग्लोबिन, बालकों का फीटस का हीमोग्लोबिन और अडल्ट का हीमोग्लोबिन में अंतर होता है। और हीमोग्लोबिन फीटस है ना, वो 6 महीने की उम्र तक पाया जाता है, ये भी अपन आगे जाके पीडियाट्रिक में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे अपन देखते हैं और क्या था, यहाँ पे एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर है वो कम होता है। ठीक है, तो ये आगे जाके आपके फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को समझाओ। तो मेरे हिसाब से अब आपको मैंने बहुत अच्छे समझा दिया, शॉर्ट नोट से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अब मैंने आपको इतना बता दिया कि आप इस पे 2 से 3 पन्ने आराम से लिख सकते हो। ओके, अब आज अपन इतना ही पढ़ेंगे इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आरबीसी कैसे टूटती है, 120 दिन बाद आरबीसी का क्या होता है, कैसे आरबीसी टूटती है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि जब टूटती है तो बिलोरुबिन बनता है, ठीक है, तो बिलोरुबिन बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पीलिया बोलता है, कि पीलिया कैसे होता है। उसके बाद अपन देखेंगे कि अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं, उसको देखेंगे, है ना। तो ये सब अपन देखेंगे। आज की क्लास के लिए अभी इतना ही, थैंक यू।